बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम स्टूडेंट को मैं खुशामदीद कहता हूँ। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 द एटॉमिक स्ट्रक्चर, और आज इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और क्वांटम नंबर्स कितने किस्म के होते हैं और क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन को किस तरह से मुकम्मल स्पेसिफाइड करते हैं और इलेक्ट्रॉन के बारे में और इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में या जिस ऑर्बिटल में होता है उसके बारे में क्या बताते हैं और ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स होते क्या हैं, इन तमाम के बारे में आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो लेक्चर्स पीछे के हैं उनका रिव्यू लेते हैं ताकि हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि ये ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। ऑर्बिट के बारे में तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि द सर्कुलर रीजन आउटसाइड द न्यूक्लियस, और ऑर्बिट के बारे में बोहर ने बताया था। ये ऑर्बिटल्स क्या हैं और ऑर्बिटल्स के बारे में कैसे पता लगता है उसी के बारे में हम बात करने जाएंगे। और एटॉमिक मॉडल्स को रिव्यू करते हुए हम ऑर्बिटल्स की दरियाफ्त तक पहुंचेंगे जी। तो जो मॉडल्स से जी, तो अकॉर्डिंग टू डेल्टन एटम इज इनडिवाइजिबल पार्टिकल, यानी एटम के अंदर ना इलेक्ट्रॉन है, ना प्रोटॉन है, ना न्यूट्रॉन है, बल्कि एटम से कोई छोटा पार्टिकल है ही नहीं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स डिस्कवर्ड हुए तो इस बात का अंदाजा हो गया जी कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। जे जे थॉमसन ने इसको एब्रप्टली अरेंज किया और ये बताया जी कि इलेक्ट्रॉन्स एब्रप्टली मौजूद होते हैं, प्रोटॉन्स एब्रप्टली मौजूद होते हैं, यानी रैंडम मौजूद होते हैं सर्कुलर रीजन के अंदर। तो इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, लेकिन इस मॉडल को इतनी पजीराई नहीं मिली। उसके बाद फिर रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल पेश किया, और जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है वो न्यूक्लियर मॉडल कहलाता है। और उसकी वजह क्या है जी कि रदरफोर्ड ने ये बताया जी कि जो मैसिव पार्टिकल्स हैं और मैसिव पार्टिकल के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आते हैं जी, ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस के बाहर ये किस तरीके से मौजूद होते हैं इसके बारे में इसने कुछ नहीं बताया, यानी ऑर्बिट्स के बारे में, ये एनर्जी लेवल के बारे में रदरफोर्ड ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। ये रदरफोर्ड ने सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन दी। उसके बाद फिर प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को, यानी एनर्जी क्वांटाइजेशन के फिनोमेना को इस्तेमाल करते हुए बोहर ने एटॉमिक मॉडल पेश किया जो कि प्लानिटरी मॉडल कहलाता है, क्योंकि इसने एनर्जी लेवल का तस्करा किया जो न्यूक्लियस के बाहर मौजूद होते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, क्योंकि प्लैनेट में भी इसी तरह सन के गिर्द मूव करते हैं, इसलिए ये मॉडल प्लानिटरी मॉडल कहलाता है जो कि बोहर ने प्रपोज किया। तो बोहर ने सबसे पहले एनर्जी लेवल्स का या ऑर्बिट का तस्करा किया, और बोहर ने कहा जी ये जो ऑर्बिट्स हैं उसको स्टेशनरी स्टेट कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब इन ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा तो वो ना एनर्जी को इमिट करेगा ना एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो इसी पे फिर मजीद बात हुई और हमने हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी पढ़ा, और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी को पढ़ने के बाद हमें इस बात का अंदाजा हुआ जी कि इलेक्ट्रॉन ये इस तरह सर्कुलर रीजन के अंदर मूव नहीं कर रहा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर रीजन के अंदर मूव कर रहा होता, यानी एक खास डिस्टेंस पे रहते हुए वो सर्कुलर रीजन के अंदर मूव कर रहा होता, तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए साइमल्टेनियस मेजरमेंट एंगुलर मोमेंटम की और पोजीशन की साइमल्टेनियस मेजरमेंट पॉसिबल थी, क्योंकि डिस्टेंस तो वेरी हो ही नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम वेरी हो रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है। लेकिन मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट रिवाइज करने के बावजूद भी हाइजेनबर्ग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी ने ये कहा जी कि ये जो पोजीशन है ये सर्कुलर नहीं है, बल्कि ये पोजीशन भी वेरी हो रही है, जिस पे हमने बात की थी। और फिर हमने डी ब्रॉगली प्रिंसिपल पढ़ा था, और फिर हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में ये कहा था जी कि इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर रखता है, यानी पार्टिकल तो है लेकिन उसकी जो मोशन होती है वो वेव लाइक मोशन होती है। और इसको फिर मजीद एक्सप्लेन किया क्वांटम मॉडल ने
जो जिसके पीछे वेव मैकेनिक्स शामिल है जी, और इसको श्रोडिंगर ने प्रपोज किया, और उसके बाद जो सर्कुलर जो कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट था जी कि ऑर्बिट सर्कुलर रीजन होते हैं, वो खत्म हो गए। अच्छा, इसके बाद फिर हमने लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था जी। तो यहां से एक बात वाजे हुई जी कि जो ऑर्बिट्स हैं जी, वो ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन की वेव लाइक मोशन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ के अंदर मूव नहीं करता, एक फिक्स पाथ के अंदर मूव नहीं करता, बल्कि उससे ऊपर भी जाता है और उससे नीचे भी आता है। अब लाइट स्पेक्ट्रम की बात करें जी, तो लाइन जो स्पेक्ट्रम है उसके बनने की वजह क्या है जी, कि जब रेडिएशंस इमिट होती हैं जी, जबकि इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल के अंदर आता है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट करता है। यकीनन किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में आने के लिए एक वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट आउट होगी। तो ये बोहर एटॉमिक मॉडल का पोस्टुलेट है। इसी को अगर हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम पे लगाएं जी, तो हर ऊपर वाले से नीचे वाले ऑर्बिट में आने के लिए एक खास वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट होती है, जो यहाँ पर उनकी वैल्यू भी लिखी हुई है जी। इसका मतलब यह है जी कि हर रेडिएशन के करस्पॉन्ड पर आपको एक लाइन मिलनी चाहिए थी। अब जब उन लाइन की एनालिसिस की गई, क्लोज एनालिसिस की गई, हाई मैग्निफिकेशन पर एनालिसिस की गई, तो ये इस बात का अंदाजा हुआ जी कि असल में ये लाइन नहीं है, बल्कि लाइन बैंड की फॉर्म में है, और हर लाइन क्लोज लाइंग लाइंस पर मुश्तमिल है, यानी हर लाइन के अंदर बारीक बारीक मजीद लाइंस मौजूद हैं। यानी हर लाइन या तो दो लाइंस पर मुश्तमिल है जिसको डबलेट्स कहते हैं, या तीन लाइन पर मुश्तमिल है जिसको ट्रिपलेट्स कहते हैं, या तीन से ज्यादा लाइंस यानी चार लाइंस पर मुश्तमिल है, या पांच लाइंस पर मुश्तमिल है। तो इसका मतलब ये हुआ जी कि जो रेडिएशंस इमिट आउट हो रही थी वो तो सिंगल वेवलेंथ की होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर जो फिनोमेना है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है जी, कि ये लाइन नहीं है, बल्कि लाइन के आसपास मजीद लाइंस मौजूद हैं, यानी मजीद वेवलेंथ मौजूद हैं। इस लाइन से नीचे की जानिब भी, इस लाइन से ऊपर की जानिब भी। तो ये जो आपको स्पेक्ट्रम नजर आता है, तो स्पेक्ट्रम के अंदर जो एक लाइन आपको दिख रही है, अगर आप उसकी मैग्निफिकेशन पे देखें, तो हर लाइन छोटी छोटी बारीक बारीक लकीरों पर मुश्तमिल होती है जी। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम भी इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये जो सर्कुलर रीजन है ये बेमायने हैं, क्योंकि अगर सर्कुलर रीजन होंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन मिलनी चाहिए, ना उससे पहले लाइंस मिलनी चाहिए, ना उसके बाद लाइंस मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ जी कि अगर उससे पहले लाइंस मिल रही हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर रीजन से कहीं पहले से जंप कर रहा है, और जो इसके बाद लाइंस मिल रही हैं जी, तो इसका मतलब है जी कि सर्कुलर रीजन के बाद भी कहीं इलेक्ट्रॉन मौजूद है जहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। और वेव मैकेनिक्स इस मसले का हल बताती है। और फिर इस मसले का हल कौन बताता है? श्रोडिंगर इक्वेशन बताती है। और श्रोडिंगर इक्वेशन आपके कोर्स में नहीं है, और यही ऑर्बिटल्स का भी फोकस करती हैं, यही बताती हैं जी कि ऑर्बिटल्स भी मौजूद होंगे। तो ये असल में बोहर एटॉमिक मॉडल है, और बोहर एटॉमिक मॉडल क्या बताता है जी कि फिक्स सर्कुलर रीजन है, कि जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिवॉल्व करता है। लेकिन वेव मैकेनिक्स ये बताती है जी कि ये फिक्स सर्कुलर रीजन नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल नेचर है, लेकिन वो वेव लाइक मोशन रखता है। तो इस फिक्स सर्कुलर रीजन से ये ऊपर की जानिब भी जाएगा, और इस फिक्स सर्कुलर रीजन से नीचे की जानिब भी आएगा। तो इस फिक्स सर्कुलर रीजन से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, यानी किसी फिक्स सर्कुलर रीजन से वो फिक्स सर्कुलर रीजन के अंदर करेगा, तो फिर एक वेवलेंथ मिलेगी। लेकिन अगर वो क्रस्ट के अंदर जंप कर रहा है, या ट्रफ से ट्रफ के अंदर जंप कर रहा है, या आप ये कहें जी कि क्रस्ट से ट्रफ के अंदर जंप कर रहा है, या ट्रफ से क्रस्ट के अंदर जंप कर रहा है, किसी दो ऑर्बिट्स के दरमियान, तो यहां से फिर ये जो बारीक बारीक लकीरें मिलती हैं,
उसका कॉन्सेप्ट वो बात वाजे हो जाती है। और इसी वजह से ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट मिलता है जी कि जो ऑर्बिटल्स हैं जी, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर नहीं बल्कि वो ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद होते हैं। इस ऑर्बिट के अंदर भी यकीनन कोई जगहें हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, और वो इस सर्कुलर रीजन से बाहर भी जा सकता है और सर्कुलर रीजन के अंदर भी आ सकता है। तो यहीं से हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी की एक्सप्लेनेशन भी मिलती है जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर पाथ के अंदर मूव नहीं कर रहा, और वो कभी वेव लाइक मोशन रखता है और कभी इस फिक्स सर्कुलर पाथ से ऊपर की जानिब जाता है और फिक्स सर्कुलर पाथ से वो नीचे की जानिब जाता है। इसका मतलब ये है कि पोजीशन के अंदर भी वेरिएशन आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन के आगे जाने की वजह से एंगुलर मोमेंटम के अंदर भी वेरिएशन आ रहा है। तो यही वो वजह है कि जिस वजह से आप एंगुलर मोमेंटम और पोजीशन इनकी साइमल्टेनियस मेजरमेंट में नाकाम रहे थे जी। तो जो बोहर एटॉमिक मॉडल है उसकी जो बुनियादी खामी थी जी, वो क्या थी जी कि उसने बोहर ने ये कह दिया था कि ये फिक्स सर्कुलर पाथ होते हैं, ये स्टेशनरी स्टेट होती हैं, कोई एनर्जी का गेन या कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। लेकिन जब ये वेव लाइक मोशन इलेक्ट्रॉन रखेगा तो इसका मतलब है अ बिट अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन भी होगी, अ बिट अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस भी होगी। वो एक अलग बात है जी कि एनर्जी का गेन जितना होगा एनर्जी का लॉस भी उतना होगा, और ओवरऑल देयर इज नो चेंज इन एनर्जी। लेकिन ये जो लिटिल एनर्जी जो चेंज हो रही है उसकी वजह से आपके स्पेक्ट्रम के अंदर बारीक बारीक लकीरें भी आ रही हैं, और ये इस बात का सबूत है जी कि ऑर्बिटल्स भी मौजूद होते हैं ऑर्बिट के अंदर। तो वेव मैकेनिक्स ने इस बात को एक्सप्लेन किया है, और फिर इस बात की बेसिस पर फिर श्रोडिंगर इक्वेशन है, और श्रोडिंगर का प्रपोज किया हुआ मॉडल है जो ये बताता है जी कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होने के बाद वेव नेचर भी रखता है, और उसी के हिसाब से फिर नया एटॉमिक स्ट्रक्चर है जी। वो खैर आपके कोर्स का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर समझाया। अब हम ऑर्बिट और ऑर्बिटल के दरमियान डिफरेंस को पढ़ने जा रहे हैं जी कि ऑर्बिट में और ऑर्बिटल में फ़र्क क्या होता है, ऑर्बिटल मौजूद होते हैं, इसका अंदाज़ा कैसे हुआ, ये भी हमने पीछे की 3 स्लाइड्स के अंदर हमने बात की है जी। तो जो सिंगल लाइन होनी चाहिए थी स्पेक्ट्रम के अंदर, अगर उसकी मैग्निफिकेशन पर एनालिसिस की जाए तो उन लाइंस के बीच में भी छोटी छोटी लाइंस मौजूद थी। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी ने भी इस बात का तस्करा किया था। स्पेक्ट्रम के अंदर से भी ये बात वाजे होती है। इससे ये बात पता लगी जी कि ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं जी। तो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट तो बोहर ने दिया था, जिसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं, लेकिन जो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है वो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी से मिलता है और स्पेक्ट्रम की एनालिसिस से मिलता है। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल के अंदर फर्क क्या होता है इस पे हम बात करने जा रहे हैं। ऑर्बिट एनर्जी लेवल कहलाता है और ऑर्बिटल सब एनर्जी लेवल कहलाता है। तो एनर्जी लेवल और सब एनर्जी लेवल्स में क्या फर्क है, या ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या फर्क है, इस पे हम बात करने जा रहे हैं जी। तो ऑर्बिट के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं, दे आर द फिक्स्ड सर्कुलर रीजन अराउंड द न्यूक्लियस विच इज नोन एज ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। तो जो सर्कुलर रीजन है न्यूक्लियस के बाहर जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसको आप ऑर्बिट कहते हैं जी। लेकिन ऑर्बिटल के बाद ये बात खत्म हो जाती है जी। तो असल में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होता है और यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल्स आर द रीजन इनसाइड द ऑर्बिट, यानी इस ऑर्बिट के अंदर रीजन मौजूद हैं वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज नोन एज ऑर्बिटल और सब एनर्जी लेवल। तो ऑर्बिट के अंदर कुछ जगहें हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वो जो रीजन है वो रीजन क्या कहलाते हैं, वो रीजन ऑर्बिटल कहलाते हैं। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल का ये फर्क आपके सामने आया। जो ऑर्बिट्स हैं उनको के, एल, एम, एन और ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। के का मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल, एल का मतलब सेकंड एनर्जी लेवल, एम थर्ड, एन फोर्थ, ओ फिफ्थ। लेकिन जो ऑर्बिटल्स हैं
और ये 7 तक पॉसिबल हैं जी, जबकि ऑर्बिटल सिर्फ 4 होते हैं जिनको स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, और s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल होता है जी। तो ऑर्बिटल सिर्फ 4 ही होते हैं, जबकि ऑर्बिट 4 से ज्यादा होते हैं। ऑर्बिटल को s p d f से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो शेप ऑफ ऑर्बिट होता है वो स्पेरिकल ही होता है, वो सर्कुलर ही होता है, लेकिन ये जो ऑर्बिटल्स हैं तमाम के तमाम ऑर्बिटल्स मुख्तलिफ शेप रखते हैं। एस ऑर्बिटल का शेप तो स्पेरिकल ही होता है। इस ऑर्बिट स्पेरिकल या सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर एस ऑर्बिटल स्पेरिकल होते हैं जी। पी ऑर्बिटल का शेप डम्बेल होता है, डी ऑर्बिटल का शेप डबल डम्बेल होता है, और एफ ऑर्बिटल्स का शेप सॉसर लाइक होता है। तो मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स हैं और मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स के ये शेप हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी ऑर्बिट की बात की जाए कि किसी ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसको निकालने का फॉर्मूला 2n² है। यानी आप अगर इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है किसी ऑर्बिट के अंदर, लेकिन किसी ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं। और ये बात इंशाअल्लाह ताला आपको थोड़ी सी आज के लेक्चर में समझ में आएगी, नहीं तो ये बात आपको मुकम्मल तौर पे वाज़ेह हो जाएगी जब आप पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो ये बात आपको कंफर्म हो जाएगी जी कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जी। तो इस पे हम तफसीली बात अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल के दरमियान क्या फर्क था वो अब आपके सामने वाज़ेह हो गया। तो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट अब आपके सामने आ गया है, और ये 2 जगहें हैं। अगर हम बात करें जी, तो अगर ये घर है तो ये घर का कमरा है। तो आप भी अगर रहते हैं जी, तो एक आपके घर है जी, और एक आपके घर के अंदर आपका कमरा है। तो आप अपने आप को अगर इलेक्ट्रॉन माने तो आपके पाए जाने के चांसेस ज्यादातर आपके कमरे में होंगे। तो बिल्कुल इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन का घर है जिसको ऑर्बिट कहते हैं, और ऑर्बिटल असल में इलेक्ट्रॉन का वो खास कमरा है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन रहता है जी। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में अब हम मुकम्मल मालूमात हासिल करेंगे किन से? क्वांटम नंबर्स से। तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन अब आपके सामने है जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिटल मोशन देयर आर सम नंबर्स व्हिच आर नोन एज क्वांटम नंबर्स। देखिए, इंसान की अगर पहचान करनी हो तो इंसान की पहचान तो उसके नाम से होती है, फिर उसके फादर नेम से आप कह सकते हैं, फिर आप कहेंगे जी कि उसकी एज मालूम कर ली जाए, फिर ये मालूम कर लिया जाएगा जी कि वो किस इलाके में रहता है जी। तो ये इंसान की पहचान होती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में पता करना हो जी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है जी, और यानी कौन से ऑर्बिट पे रहता है, और फिर उस कौन से ऑर्बिट के कौन से ऑर्बिटल के अंदर रहता है, और फिर उसकी एनर्जी क्या होगी, तो ये मुख्तलिफ बातें, यानी इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है अभी उस पर भी हम बात करेंगे जी। तो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट के अंदर, या भी हमने पढ़ा जो ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है, तो वो किस ऑर्बिट के कौन से ऑर्बिटल में मौजूद है और वो किस तरह से मूव कर रहा है, इन तमाम बातों को डिफाइन करने के लिए, इन तमाम बातों को जानने के लिए हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं जी। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्क्रिप्शन नंबर्स की फॉर्म में होती है, और उन नंबर्स को आप क्वांटम नंबर्स कहते हैं जी। तो क्वांटम नंबर्स के बारे में आपको पता लग गया जी कि ये कुछ नंबर्स हैं जी, और ये नंबर्स आपको ये बताते हैं जी कि इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट के कौन से ऑर्बिटल में मौजूद है और किस तरह से मौजूद है जी। तो क्वांटम नंबर्स की अहमियत क्या है जी, ये क्वांटम नंबर्स हमें क्या बताते हैं जी। तो ये पहली इंपॉर्टेंस है जी कि पोजीशन बताते हैं जी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है, यानी कौन से ऑर्बिट में मौजूद है और किस ऑर्बिटल में मौजूद है जी। जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है इस ऑर्बिट का साइज कितना है, उस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कितना है। तो ये तो एनर्जी लेवल, ये ऑर्बिट के बारे में बात हो गई जी। उस ऑर्बिट के अंदर कितने ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, यानी जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसके अंदर, या ऑर्बिट को आप एनर्जी लेवल कहते हैं जी। तो उस एनर्जी लेवल के अंदर कितने सब एनर्जी लेवल्स मौजूद हैं।
या आप ये कह रहे हैं जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है उस ऑर्बिट के अंदर मजीद कितने सब ऑर्बिटल्स मौजूद है, यानी ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, इस पे भी बताता है जी। ऑर्बिटल की शेप क्या होती है जी, और फिर उन ऑर्बिटल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो किस तरह से स्प्लिट होंगे, वो मजीद कितने सब ऑर्बिटल्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे जी, इन तमाम चीज़ों के बारे में, और इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है जी, इन तमाम चीज़ों के बारे में क्वांटम नंबर्स बताते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की ये डिस्क्रिप्शन होती है जी कि उसकी पोजीशन का पता लग जाए, जिस ऑर्बिट में मौजूद है उसके साइज का पता लग जाए, उसकी एनर्जी का पता लग जाए, उसकी एंगुलर मोमेंटम का पता लग जाए, किस ऑर्बिटल में मौजूद है ये पता लग जाए, उस ऑर्बिट के अंदर मजीद कितने ऑर्बिटल मौजूद हैं ये बात पता लग जाए, ऑर्बिटल्स की शेप क्या है, और ऑर्बिटल्स मजीद कितने सब ऑर्बिटल्स में मौजूद हैं। अगर इन बातों के बारे में हमें मुकम्मल तौर पर मालूम हो तो हम ये कहते हैं जी कि हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में मुकम्मल तौर पर मालूम है, और ये तमाम बातें हमें क्वांटम नंबर्स बताती हैं जी। तो ये क्वांटम नंबर की इंपॉर्टेंस है जी कि इलेक्ट्रॉन के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए हमें क्वांटम नंबर्स का जानना ज़रूरी होता है, और जो क्वांटम नंबर्स हैं वो 4 किस्म के होते हैं। तो जो पहले क्वांटम नंबर हैं उनको आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, जो दूसरे किस्म के क्वांटम नंबर हैं वो अजीमुथल क्वांटम नंबर कहलाते हैं, तीसरे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहलाते हैं, जबकि चौथे क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं। तो क्वांटम नंबर्स 4 किस्म के होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो पहले किस्म का क्वांटम नंबर है उस पर हम बात करने जाएंगे, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से जाहिर करते हैं जी। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको स्मॉल एन से जाहिर करते हैं। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है और हमें क्या बताता है इस पे हम बात करेंगे जी। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो ऑर्बिट के बारे में बताता है। इस ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी कहते हैं या इस ऑर्बिट को शेल भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में मौजूद है या कौन से एनर्जी लेवल के अंदर मौजूद है, या आप कहें जी कि किस ऑर्बिट के अंदर मौजूद है, तीनों का मतलब एक ही है जी। तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में मौजूद है। इस नंबर को स्मॉल एन से जाहिर किया जाता है और इसकी वैल्यू 1 से लेकर 7 तक होती है। 1 का मतलब पहले ऑर्बिट में मौजूद है, 2 का मतलब दूसरे ऑर्बिट में मौजूद है और 7 का मतलब 7वें ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के जरिए आप इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मौजूद है उसका साइज यानी रेडियस भी निकाल सकते हैं और आप उस ऑर्बिट की एनर्जी भी निकाल सकते हैं जी। तो पोजीशन इलेक्ट्रॉन की बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट के अंदर मौजूद है। तो ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट और इसी तरह ये 7वां ऑर्बिट, हर ऑर्बिट दूसरे ऑर्बिट से बड़ा होता है, इसलिए इस डायग्राम में आपको ये दिखाया गया है जी। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर मौजूद है जिसको के शेल कहते हैं। अगर n की वैल्यू 2 है तो इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट के अंदर मौजूद है जिसको एल शेल कहते हैं। अगर n की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट के अंदर मौजूद है जिसको एम शेल कहते हैं। और अगर n की वैल्यू 4 है तो इलेक्ट्रॉन चौथे शेल के अंदर मौजूद है या चौथे ऑर्बिट के अंदर मौजूद है जिसको एन शेल कहते हैं। इस तरह बाकी शेल्स के भी नाम हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें जो दूसरी इंफॉर्मेशन देता है, एक तो आपको पता लग गया जी कि पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो दूसरी इंफॉर्मेशन दे रहा है वो साइज के बारे में दे रहा है जी कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट के अंदर मौजूद है उसका साइज क्या है। साइज का मतलब उसका रेडियस क्या है, और रेडियस निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, ये होता है आर एन इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। तो ये आपने ड्राइव भी किया है और इससे रिलेटेड आपने न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। देखिए यहाँ पर n आ रहा है, जो n है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इसी तरह एनर्जी के बारे में आपको अंदाजा हो जाता है और इसका जो फॉर्मूला है वो है जी -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मौजूद है उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या है ये भी आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n से निकाल सकते हैं। और उसकी एंगुलर मोमेंटम क्या है, यानी उस सर्कुलर पाथ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो
अगर ये मूव करेगा सर्कुलर रीजन के अंदर तो इसका मतलब ये है कि ये पार्टिकल आपका एंगुलर मोमेंटम रखता है। तो उसकी एंगुलर मोमेंटम कितनी है जी, ये भी आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं जी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने ये बताया जी कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में मौजूद है, उसके बाद ये बताया है कि जिस ऑर्बिट में मौजूद है उसका रेडियस क्या है, उसकी एनर्जी क्या है और उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है। मजीद कुछ बातें भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। वो ये बताता है जी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के अंदर कितने मौजूद होते हैं। तो किसी ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो 2n² है। तो 4 ऑर्बिट्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे जी। तो अगर आप के शेल की बात करें तो के जो शेल है उसको आप फर्स्ट ऑर्बिट कहते हैं जी। तो यहाँ पर आपने n की जगह, ये आपको n नजर आ रहा है, तो n की जगह हमने यहाँ पे क्या रखा जी, 1 रखा। और जब आपने 1 का स्क्वायर किया और को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इलेक्ट्रॉन आए, यानी के शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर आप एल शेल की बात करें तो एल शेल का नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो आपने n की जगह 2 रखा, 2 का स्क्वायर किया, ये आ गया 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आया 8। तो इसका मतलब ये हुआ जी कि एल शेल के अंदर यानी दूसरे ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह अगर आप एम शेल की बात करें जी तो एम शेल का जो ऑर्बिट नंबर है वो 3 होता है, यानी n की जगह आपने यहाँ पे रख दिया 3, 3 का स्क्वायर किया तो आपके पास जवाब आ रहा है 9 और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब आता है 18। तो एम शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। और इसी तरह अगर आप एन शेल की बात करें जी तो एन शेल ऑर्बिट नंबर 4 है और 4 का मतलब ये है कि यहाँ पे आप जब 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो जवाब आ जाएगा 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 जवाब आ रहा है 32। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप बाआसानी इस बात का अंदाजा कर सकते हैं जी कि किस ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो पहले ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऑर्बिट के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन और चौथे ऑर्बिट के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि इस फॉर्मूले की लिमिटेशन 4 तक ही है। इसके बाद अगर आप 5वें ऑर्बिट की बात करें तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। 5वें ऑर्बिट के अंदर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 32 आ सकते हैं। इस तरह छठे ऑर्बिट के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 32 और 7वें ऑर्बिट के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 32 ही आ सकते हैं जी। तो ये 32 इलेक्ट्रॉन ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो ये जो फॉर्मूला है इसकी लिमिटेशन है जी कि बस ये 4 तक अप्लाई होता है, 4 के बाद ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। तो चौथा जो ऑर्बिट है उसके अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और उनकी कुल तादाद बनती है 32। तो 2, 8, 18, 32 याद रखिएगा, जिसको निकालने के लिए हमने 2n² फॉर्मूला इस्तेमाल किया है और यहाँ पर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये अगली इंफॉर्मेशन है जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है और ये लिखा हुआ है जी द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सब ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट। तो किसी ऑर्बिट के अंदर कितने सब ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो n² है। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का अगर आप स्क्वायर कर लें तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा जी कि आपके ऑर्बिट के अंदर कितने ऑर्बिटल या कितने सब ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे। तो अगर आप के शेल की बात करें और के शेल फर्स्ट ऑर्बिट होता है तो अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो जवाब 1 आएगा। इसका मतलब है इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल मौजूद होता है। लेकिन अगर आप एल शेल की बात करेंगे तो एल शेल का मतलब ऑर्बिट नंबर 2 है। तो ऑर्बिट नंबर 2 में अगर आप 2 का स्क्वायर करें तो जवाब 4 आता है। तो इसका मतलब है इसके अंदर 4 सब ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे। इसी तरह अगर आप एम शेल की बात करें जिसका ऑर्बिट नंबर 3 है तो 3 का स्क्वायर करें तो जवाब 9 आता है। 9 का मतलब ये हुआ जी कि इसके अंदर 9 सब ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे। और अगर आप एन शेल की बात करें जिसका ऑर्बिट नंबर 4 है तो 4 का स्क्वायर करें तो जवाब 16 आता है। इसका मतलब इसके अंदर 16 सब ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे जी। तो सब ऑर्बिटल का मतलब यह है जी कि हर ऑर्बिटल भी मजीद स्प्लिट होता है और मजीद स्प्लिट होने के बाद वो जितने के अंदर स्प्लिट होता है तो वो और सब ऑर्बिटल्स माने जाते हैं। अभी आप आगे बढ़ेंगे तो ये बात आपके समझ में आएगी कि जिस तरह p ऑर्बिटल हैं तो p ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं 3 सब ऑर्बिटल्स के अंदर।
तो इसका मतलब ये है जी कि 3 यानी एल शेल के अंदर एक तो s ऑर्बिटल शामिल होता है और उसके साथ साथ 3 p ऑर्बिटल शामिल होते हैं, इसलिए यहाँ पे जवाब 4 आ रहा है। और m शेल की बात करें तो m शेल के अंदर s भी मौजूद होता है, p भी मौजूद होता है और d भी मौजूद होता है, इसलिए जवाब 9 सब ऑर्बिटल्स आ रहा है। और n शेल की बात करें तो n शेल के अंदर s ऑर्बिटल, p, d और f यानी चारों ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं और चारों ऑर्बिटल मुख्तलिफ तरीके से स्प्लिट आउट होते हैं जी, इसलिए यहाँ पर जवाब 16 आ रहा है। ये बात आपको आगे चलकर ये वैल्यू आपको पता लग जाएगी। अजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ने जाएंगे जी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है वो तमाम चीजें आपने देखी। अब हम अजीमुथल क्वांटम नंबर को पढ़ने जा रहे हैं जिसको आप स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं जी। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर आपको ये बताता है जी कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ये डिफरेंट हो गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिट के बारे में बता रहा था, आपको एनर्जी लेवल के बारे में बता रहा था या शेल के बारे में बता रहा था। एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है, सब एनर्जी लेवल के बारे में बता रहा है या सब शेल के बारे में बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में मौजूद है, इलेक्ट्रॉन कौन से सब एनर्जी लेवल के अंदर मौजूद है, इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल के अंदर मौजूद है, इसके बारे में अजीमुथल क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देता है और इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू L इज इक्वल्स टू n-1 होती है। तो ये n-1 क्या बताती है इस पे भी हम तफसीली बात करेंगे जी। और इसके साथ साथ ये ऑर्बिटल के शेप के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है जी और ये बताती है जी कि किस ऑर्बिट के अंदर कितने ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे, इसके बारे में भी अजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है जी। तो अगर L की वैल्यू 0 हो, अब आपने याद रखना है ये डेजिग्नेटेड वैल्यूज हैं जी। अगर L की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब यह है जी कि S ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 0 लिखी जाती है। इसी तरह अगर L की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है P ऑर्बिटल होता है, यानी ये जो S, P, D और F ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए ये L की खास वैल्यू है। तो अगर जिस तरह भी आपने पढ़ा था जी के शेल के लिए N1 है और L शेल के लिए N2 है और M शेल के लिए N3 है और N शेल के लिए N4 है। इसी तरह S ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 0 मानी जाती है, P ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 1, D ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 2 और F ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 3 मानी जाती है जी। तो ये वैल्यू n-1 से शुरू होती है। तो n की वैल्यू तो 1 से लेकर आपको क्या थी, 1 से लेकर 7 तक थी, जबकि L की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक होती है, ये भी 3 से ज्यादा नहीं होती जी। और 0 का मतलब s ऑर्बिटल होता है, 1 का मतलब p ऑर्बिटल होता है, 2 का मतलब d ऑर्बिटल होता है और 3 का मतलब f ऑर्बिटल होता है। तो ये 4 एजीमुथल क्वांटम नंबर होते हैं जिनका सिंबल s, p, d और f है और जिनका नंबर s के लिए 0 है, p के लिए 1 है, d के लिए 2 है और f के लिए 3 है। तो ये जो नंबर्स हैं ये अब आपको याद रखने पड़ेंगे। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें मजीद क्या क्या बताता है इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और ये लिखा हुआ है जी, द नंबर ऑफ स्पेसिफिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट, यानी किसी ऑर्बिट के अंदर कितने ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे और कौन कौन से ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे किसी ऑर्बिट के अंदर, उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला है जिसकी वैल्यू है L इज इक्वल्स टू n-1। इस पे हम बात करते हैं जी। तो अगर हम के शेल की बात करें तो के शेल का मतलब है ऑर्बिट नंबर 1, तो आप n की जगह 1 को पुट करें और 1-1 0 के बराबर होता है और 0 वैल्यू है s ऑर्बिटल की। इसका मतलब है जी कि पहले शेल के अंदर
या पहले ऑर्बिट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एस ऑर्बिटल ही मौजूद होता है। अगर आप एल शेल की बात करें तो एल शेल ये दूसरा ऑर्बिट कहलाता है, और आपने एन की जगह 2 रख दिया तो 2 में से 1 निकाला तो जवाब 1 आ गया, और 1 का मतलब होता है पी ऑर्बिटल, और पी ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल के बगैर मौजूद नहीं होते। तो इसका मतलब ये हुआ जी कि सेकंड ऑर्बिट के अंदर पी ऑर्बिटल्स तो मौजूद ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ एस ऑर्बिटल भी मौजूद होंगे। यानी सेकंड शेल के अंदर एक नहीं बल्कि 2 किस्म की ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, एक एस ऑर्बिटल और दूसरा पी ऑर्बिटल्स। अगर हम तीसरे शेल की बात करें तो तीसरा शेल जिसको आप एम शेल कहते हैं यानी ऑर्बिट नंबर 3 है, तो एन की वैल्यू 3 है, यहां पे आपने 3 रखा, जब 3 में से 1 निकालेंगे तो जवाब 2 आएगा, और 2 जो वैल्यू है वो आपके डी ऑर्बिटल की है। इसका मतलब है डी ऑर्बिटल इस शेल के अंदर मौजूद होंगे, और डी पी के बगैर मौजूद नहीं होते और पी एस के बगैर मौजूद नहीं होता। तो इसका मतलब है जी कि अगर किसी शेल के अंदर डी ऑर्बिटल्स मौजूद हैं तो इसका मतलब है उसके अंदर उससे पहले वाले दोनों मौजूद होंगे, यानी पी ऑर्बिटल भी मौजूद होंगे और एस ऑर्बिटल भी मौजूद होंगे। तो तीसरे शेल के अंदर 3 किस्म के ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, एस, पी और डी। और इसी तरह अगर आप एन शेल की बात करें यानी चौथे शेल की बात करें या चौथे ऑर्बिट की बात करें तो आपने एन की जगह यहाँ पे 4 लिखा, 4 में से 1 माइनस किया, जवाब 3 आ रहा है, और जो 3 नंबर है वो एफ ऑर्बिटल का है। इसका मतलब है इस चौथे शेल के अंदर एफ ऑर्बिटल मौजूद है, और देखिए एफ डी के बगैर नहीं आता, डी पी के बगैर नहीं आता, पी एस के बगैर नहीं आता। इसका मतलब यह है जी कि अगर एफ ऑर्बिटल मौजूद है तो एफ ऑर्बिटल मौजूद होने का मतलब ये चारों के चारों ही ऑर्बिटल इस शेल के अंदर मौजूद है। क्योंकि ऑर्बिटल्स 4 से ज्यादा नहीं होते तो बाकी 5 से लेकर 7 ऑर्बिट के अंदर भी इन्हीं ऑर्बिटल्स के मौजूद होते हैं जी। तो यहां अब आपने इस स्लाइड के अंदर जो अहम बात है वो क्या याद रखनी है जी, जिसका आपको एविडेंस भी मिला जी, कि अगर पहले शेल की बात करें तो पहले शेल के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल मौजूद होता है, उसको एस ऑर्बिटल कहते हैं, और दूसरे शेल के अंदर 2 ऑर्बिटल मौजूद होते हैं, एस और पी। तीसरे शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, एस, पी और डी, जबकि चौथे शेल से आखिरी शेल तक चारों ऑर्बिटल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, जिनको एस, पी, डी, एफ कहा जाता है। अगली इंफॉर्मेशन जो देता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो यहाँ पे लिखा हुआ है जी, द नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल। किसी ऑर्बिटल के अंदर कितने सब ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे, या आप ये कहें जी कि एक ऑर्बिटल कितने छोटे ऑर्बिटल्स पर मुश्तमिल है, या आप ये कहें जी कि एक ऑर्बिटल के कितने टुकड़े पॉसिबल हैं जी। तो इसको निकालने का फॉर्मूला 2l+1 है। आइए इसको देखते हैं क्या है जी। तो अगर आप s ऑर्बिटल की बात करें तो s ऑर्बिटल में आप ये जानते हैं कि s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, ये वैल्यू अब आप याद रखिएगा। s के लिए ये वैल्यू 0 होती है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, जबकि f के लिए l की वैल्यू 3 होती है। यही वैल्यू अब यहाँ पे इस्तेमाल होंगी। तो s की वजह से मैंने यहाँ पे 0 लिखा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 जवाब आ गया 0, 0+1 जवाब आ गया 1। तो 1 का मतलब है इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल मौजूद होगा। और आप ये जानते हैं जी कि s ऑर्बिटल मजीद टुकड़े नहीं होता, यानी s के अंदर कोई सब ऑर्बिटल नहीं होता। हाँ, जो p है, d है और f है उसके अंदर सब ऑर्बिटल मौजूद होते हैं। तो अगर आप p ऑर्बिटल की बात करें तो p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 किया जवाब आया 2, 2+1 किया जवाब आ गया 3। तो इसका मतलब यह है जी कि p के अंदर 3 सब ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, या आप ये कहें जी कि p के 3 टुकड़े होते हैं। तो वो कौन से होते हैं, उनके यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, px, py और pz। ये p ऑर्बिटल के 3 डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं जो p इन 3 सब ऑर्बिटल्स पर मुश्तमिल होता है जी। तो यहाँ पे जवाब 3 आया है। तो इसका मतलब पी ऑर्बिटल के 3 टुकड़े होते हैं। अगर आपको पीछे याद हो
जहां पर हमने एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, तो वहां पर दूसरे शेल के अंदर, अब आप यहां से देखिए, यहां से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि दूसरे शेल के अंदर एस ऑर्बिटल भी मौजूद है और पी ऑर्बिटल भी मौजूद है। तो एस के तो टुकड़े हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे 1 आ गया, और पी के 3 टुकड़े हुए तो जवाब आ गया 3। तो 3 + 1 करें तो जवाब 4 जो वहां पे आया था, 2 का स्क्वायर यानी एन का स्क्वायर जो 4 आया था, उसकी वजह थी कि इसके अंदर पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल मौजूद होता है। तो पी के 3 सब ऑर्बिटल और एस का 1 ऑर्बिटल, जवाब आ जाता है 4। डी ऑर्बिटल की बात करें जी, तो डी ऑर्बिटल कितने सब ऑर्बिटल्स रखता है जी, तो उसका जवाब है 5। डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे जवाब आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब आएगा 4, और 4 + 1 5 होता है। इसका मतलब है डी ऑर्बिटल 5 सब ऑर्बिटल्स पर मुश्तमिल होता है। अगर आप याद करें तो डी ऑर्बिटल जिस शेल के अंदर मौजूद होगा उसका नंबर होगा 3, तो 3 का स्क्वायर करें तो जवाब आता है 9। तो और ये आप जानते हैं कि डी ऑर्बिटल के साथ साथ पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल भी मौजूद होता है। तो यहाँ पे 5 के अंदर अगर आप 3 ऐड करें तो जवाब बनता है 8, और 1 ऐड करें तो जवाब बनता है 9। तो वहां पर जो एन स्क्वायर से जवाब आपका 9 आ रहा था, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर डी के 5 सब ऑर्बिटल, पी के 3 सब ऑर्बिटल और एस का 1 ऑर्बिटल शामिल होगा, इसलिए जवाब आता है 9। और अगर आप एफ ऑर्बिटल की बात करें तो एफ ऑर्बिटल मजीद स्प्लिट होता है 7 सब ऑर्बिटल्स के अंदर। तो एफ के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो 3 होती है, यहाँ पे आपने 3 को पुट किया, 2 3 6 होता है, 6 में 1 ऐड किया, जवाब आ गया 7। तो एफ ऑर्बिटल 7 सब ऑर्बिटल्स के अंदर स्प्लिट होता है। और अगर आप फोर्थ शेल की बात करें तो फोर्थ शेल के अंदर एफ ऑर्बिटल के साथ साथ डी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल मौजूद होते हैं। और एन स्क्वायर का अगर आप फॉर्मूला लगाएं तो 4 का स्क्वायर 16 होता है जी, और 16 का मतलब है उसके अंदर 7 ऑर्बिटल एफ के, 5 ऑर्बिटल डी के, 3 ऑर्बिटल पी के और 1 ऑर्बिटल एस का शामिल होता है। तो 1 3 5 और 7 को अगर आप सम करें तो जवाब 16 आता है जी। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद अब आपने 2 बातें अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिछानी है जी। एक तो ये जी कि एस ऑर्बिटल मजीद स्प्लिट नहीं होता, जबकि पी स्प्लिट होता है 3 सब ऑर्बिटल्स के अंदर। और इसके बारे में तो आपने बहुत डिटेल के अंदर आगे वाले चैप्टर्स के अंदर भी पढ़ना है, तो याद रखिएगा जिन पी ऑर्बिटल जो स्प्लिट होता है 3 सब ऑर्बिटल्स के अंदर, तो एक पी एक्स कहलाता है, दूसरा पी वाई कहलाता है, तीसरा पी जेड कहलाता है। डी ऑर्बिटल 5 सब ऑर्बिटल्स के अंदर स्प्लिट अप होता है, और एफ ऑर्बिटल 7 सब ऑर्बिटल्स के अंदर स्प्लिट अप होता है। और पहले शेल के अंदर सिर्फ 1 ऑर्बिटल यानी एस होता है, तो दूसरे शेल के अंदर 2 ऑर्बिटल्स होते हैं एस और पी, तीसरे शेल के अंदर 3 सब ऑर्बिटल होते हैं एस पी और डी, और चौथे शेल के अंदर 4 सब ऑर्बिटल्स होते हैं एस पी डी एफ। तो जिस हिसाब से शेल के नंबर बढ़ रहे हैं उस हिसाब से उसके अंदर मौजूद ऑर्बिटल्स के नंबर भी बढ़ रहे हैं। और ये याद रखिएगा जी कि कोई भी बड़ा वाला ऑर्बिटल यानी एफ डी के बगैर नहीं होता, डी पी के बगैर नहीं होता और पी एस के बगैर नहीं होता। तो किसी ऑर्बिटल के अंदर अगर आखिरी ऑर्बिटल डी है तो इसका मतलब है उसके अंदर पी और एस ऑर्बिटल भी मौजूद होंगे। जो अगली इंफॉर्मेशन देती है अजीमुथल क्वांटम नंबर, वो आपको ये देती है जी कि कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर अकोमोडेट हो सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन अकोमोडेट इन एनी ऑर्बिटल, उसको निकालने का फॉर्मूला अब आपके पास है 2 × 2l+1। तो अगर आप पीछे वाले फॉर्मूले को देखें जी तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 का इजाफा किया गया है। तो किसी ऑर्बिटल के अंदर कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं जी, इस बात का ख्याल रखिएगा जी। यहाँ पे जो 2 लगाया है ये इस बात का सबूत है जी कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर यानी किसी भी सब ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं उनकी तादाद होगी 2। तो ऑर्बिटल भी सब ऑर्बिटल्स के अंदर डिवाइड होता है, जो आपने पीछे वाली स्लाइड के अंदर पढ़ा कि एस तो मजीद स्प्लिट नहीं हो सकता, लेकिन पी के अंदर मजीद 3 सब ऑर्बिटल और डी के अंदर 5 सब ऑर्बिटल और एफ के अंदर 7 सब ऑर्बिटल्स होते हैं जी। इसी वैल्यू को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो
जवाब आपके पास आ जाता है जी कि एस कितने इलेक्ट्रॉन अपने अंदर रख सकता है, पी कितने रख सकता है, डी और एफ कितने रख सकता है जी। तो इस पे हम बात करेंगे जी। तो यहां से ये बात भी साबित हो गई जी कि किसी एक सब ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं जी। तो एस ऑर्बिटल मजीद स्प्लिट नहीं होता जी। इस फॉर्मूले से आप लगाएं तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। पी ऑर्बिटल की बात करें जी, तो पी ऑर्बिटल 3 सब ऑर्बिटल्स के अंदर स्प्लिट होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो जवाब आता है 6 इलेक्ट्रॉन। तो पी ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। डी ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं 5 सब ऑर्बिटल्स के अंदर, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब आता है 10। तो डी के अंदर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 10 आ सकते हैं। और एफ 7 सब ऑर्बिटल्स के अंदर स्प्लिट होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हर सब ऑर्बिटल के अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते। ये बात कंफर्म हो जाएगी जब आप पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, तो ये बात आपको मजीद क्लियर हो जाएगी, जो हमारे अगले लेक्चर का मौजू है जी। यहां अब आपने इस स्लाइड के अंदर आपने जो सबसे अहम बात याद रखनी है जी, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त आपकी काम आएगी, और वो बात ये है जी कि किसी ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अभी आपने इससे पहले ये पढ़ा था जी कि किसी ऑर्बिट के अंदर यानी किसी शेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो वहां पे आपने देखा था जी कि पहले शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल के अंदर आपने क्या देखा था 18 इलेक्ट्रॉन, और चौथे शेल के अंदर आपने देखा था 32 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ऑर्बिटल का जिक्र हो रहा है जी, तो एस ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, डी ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एफ ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वो अलग बात है कि यहाँ पर 2-2 के 3 सेट आएंगे, यहाँ 2-2 के 5 सेट आएंगे, यहाँ 2-2 के 7 सेट आएंगे, उसकी वजह से ये गिनती मुकम्मल हो रही है, लेकिन ये ऑर्बिटल कैपेसिटी है जी। तो एस की ऑर्बिटल कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, पी की ऑर्बिटल कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन्स की है, डी की ऑर्बिटल कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन्स की है, जबकि एफ ऑर्बिटल की ऑर्बिटल कैपेसिटी 14 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो ये स्लाइड भी आपके लिए इंतहाई अहम है। जो अगला लेक्चर है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए आपने कम से कम ये वैल्यूज लाजमी याद रखनी है जी कि एस की ऑर्बिटल कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन, पी की ऑर्बिटल कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी की ऑर्बिटल कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन्स, और एफ की ऑर्बिटल कैपेसिटी 14 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो ये तो आपने अजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को पढ़ने के बाद फिर शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो ऑर्बिटल का शेप है उसका ताल्लुक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से भी है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल की शेप को वाजे कर देता है जी। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है इसको पढ़ने जा रहे हैं। ये याद रखिएगा जी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल एम से जाहिर करते हैं जी, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ये बताता है जी कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन क्या होगी कि अगर इसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव कर रहा है वो आपको वाजे हो जाएगी, और उसी की वजह से यानी इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन की वजह से आप ऑर्बिटल के शेप्स तक भी पहुंच जाएंगे। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ये भी बताएगा जी कि कित यानी ये कंफर्म कर देगा जी, इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन आपको ये बात कंफर्म कर देगी जी कि एक ऑर्बिटल के अंदर मजीद कितने सब ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। तो ये तमाम बातें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कंफर्म करता है जी। इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -L 20 n प्लस L। तो ये 3 वैल्यूज होती हैं, और ये तीनों वैल्यूज होल नंबर की फॉर्म में होती हैं जी। यानी जो L की वैल्यू है, अब आप उसको होल नंबर्स की फॉर्म में लें। होल नंबर का मतलब 1 है, 2 है और 3 है। और नेगेटिव के अंदर इन होल नंबर्स को लिखें, पॉजिटिव के अंदर इन होल नंबर को लिखें, और एक वैल्यू इसमें 0 होती है। इन तमाम वैल्यूज को काउंट करें तो आपको ये पता लग जाएगा जी कि एक ऑर्बिटल कितनी तरीके से ओरिएंट करेगा, और वो जितनी तरीके से ओरिएंट करेगा इसका मतलब है उसके अंदर उतने ही सब ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे। तो किसी ऑर्बिटल के अंदर कितने सब ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं ये अजीमुथल क्वांटम नंबर भी बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इस बात को कंफर्म करता है जी, और इसी की वजह से फिर आप शेप भी निकालने के काबिल होते हैं, और किसी ऑर्बिटल के अंदर कितने सब ऑर्बिटल्स मौजूद हैं ये बात भी आपको कंफर्म हो जाती है। तो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स का जिक्र करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसकी वैल्यू है -L 20 और +L। इस पे हम बात करेंगे जी। तो अगर s ऑर्बिटल की बात की जाए, अब आप ये याद रखना है जी, s ऑर्बिटल के लिए L यानी अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है,
और जीरो के साथ अगर आप माइनस लगाएं या जीरो के साथ प्लस लगाएं तो वो जीरो ही रहता है। इसका मतलब है m की वैल्यू भी जीरो होती है। इसका मतलब ये वाज़े सबूत है जी कि s ऑर्बिटल मजीद ओरिएंट नहीं होता। ओरिएंट का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है असल में, और ओरिएंटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। तो एक ऑर्बिटल के अंदर जितने सब ऑर्बिटल मौजूद होंगे वो उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसकी उतनी ही डिस्ट्रीब्यूशन होगी जी, और उससे आपको सब ऑर्बिटल्स के बारे में वाजे हो जाएगा। तो एस ऑर्बिटल मजीद ओरिएंट नहीं होता, इसका मतलब है एस ऑर्बिटल के अंदर मजीद कोई सब ऑर्बिटल मौजूद नहीं होता। अब हम पी ऑर्बिटल के लिए पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। तो पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, और एल की वैल्यू 1 होने का मतलब ये हुआ जी कि आपने यहाँ पे -1 लिखना पड़ेगा और +1 लिखना पड़ेगा। तो एम की 3 वैल्यूज बन रही हैं, -1, 0 और +1। तो ये इस बात का सबूत है जी कि पी ऑर्बिटल 3 सब ऑर्बिटल्स के अंदर स्प्लिट होता है जी। ये डी ऑर्बिटल के बारे में लिखा हुआ है जी कि डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, और एल की वैल्यू 2 होने का मतलब ये है जी कि आपको -2 से लेकर +2 तक की नंबर्स को लिखना पड़ेगा। तो -2 के बाद -1 आएगा, उसके बाद फिर 0 आएगा, फिर +1 आएगा, फिर +2 आएगा। तो ये m की कितनी वैल्यू हो गई? 5 वैल्यूज हो गई। तो ये इस बात का सबूत है जी कि डी ऑर्बिटल्स 5 सब ऑर्बिटल्स के अंदर स्प्लिट होते हैं। ये 5 तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ओरिएंट होते हैं। और इसी तरह आप एफ ऑर्बिटल्स की बात करें तो एफ ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 3 होती है। तो -3 से लेकर +3 के नंबर्स लिखने हैं, तो हमने लिखा -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। कुल कितने नंबर है? तो ये 7 नंबर्स हैं जी। तो इसका मतलब ये हुआ जी कि एफ ऑर्बिटल 7 सब ऑर्बिटल्स रखता है जी, या ये 7 तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ओरिएंट होता है। और ऑर्बिटल जिस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंट होता है उसी के जरिए फिर आपको इन ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में भी पता लगता है जी। तो जो आपने पीछे स्लाइड पढ़ी थी इसके अंदर आपने ये पढ़ा था कि किसी ऑर्बिटल कोई ऑर्बिटल कितने सब ऑर्बिटल रखता है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने इस बात को यहां पे कंफर्म किया। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को पढ़ने जा रहे हैं, जो एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दोनों ही मिलकर आपको बताते हैं जी। तो एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 0 है और एम की वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये है जी कि ये सर्कुलर या स्पैरिकल शेप रखता है जी, और ये मजीद स्प्लिट आउट नहीं होता, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अंदर ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है विदाउट स्प्लिटिंग। ये p ऑर्बिटल्स हैं जी, और p ऑर्बिटल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, जबकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज 3 है। इसका मतलब ये 3 तरीके से स्प्लिट आउट होगा जी। तो ये ऑर्बिटल्स के शेप अब आपको नजर आ रहे हैं। ये शेप आपका डम्बेल शेप कहलाता है, और इम्तिहान में ये कई बार ड्रॉ करने के लिए भी आया हुआ है जी। तो आप जरा इसको देखिएगा जी। तो ये आपका पी एक्स ऑर्बिटल है जी, यानी ये मौजूद है एक्स एक्सिस पे। ये जो और नजर आ रही है आपको, ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस पे ऑर्बिटल मौजूद है जी, ये पी एक्स ऑर्बिटल कहलाएंगे। इसी तरह वो ऑर्बिटल जो वाई एक्सिस पे मौजूद है, ये वाई एक्सिस आपको नजर आ रही है, तो ये आपके पी वाई ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। और ये जो ऑर्बिटल हैं वो आपको जेड एक्सिस पे नजर आ रहे हैं, तो ये पी जेड ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। तो ये जो आपने क्या देखा जी, जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो 3 सब ऑर्बिटल्स पर मुश्तमिल है। एक एक्स एक्सिस के अंदर है, दूसरा वाई एक्सिस के अंदर स्प्लिट हुआ है, तीसरा जेड एक्सिस के अंदर स्प्लिट हुआ है जी। तो ये पी एक्स ऑर्बिटल और ये पी वाई ऑर्बिटल्स और ये पी जेड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। तो पी ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इनटू 3 सब ऑर्बिटल्स के अंदर, और इन ऑर्बिटल्स का शेप डम्बेल है जो आपके कोर्स के अंदर शामिल है। तो एस ऑर्बिटल के शेप को याद कीजिएगा और उसके साथ साथ पी ऑर्बिटल्स के शेप्स को भी याद कीजिएगा। डी ऑर्बिटल्स के शेप को पढ़ने जा रहे हैं, ये आपके कोर्स का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन आपको ये अंदाजा हो जाएगी कि डी ऑर्बिटल्स के शेप किस किस्म के होते हैं और डबल डम्बेल किसे कहते हैं, उस पर हम बात करेंगे जी। तो डी ऑर्बिटल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होती है, और उसी वजह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की ये 5 वैल्यूज होती हैं, यानी डी ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है जी। तो ये 5 ऑर्बिटल्स अब आपको नजर आ रहे हैं, और इनकी 2 लोब्स होती हैं। तो जो पी ऑर्बिटल है उनकी सिर्फ एक लोब होती है, एक हो गई
पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, दूसरी चली गई नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। इसी तरह पी और वाई की और जेड के साथ भी यही होता है। लेकिन जो डी ऑर्बिटल है उनको डबल डम्बेल इसलिए कहते हैं जी कि उनकी दो लोब्स होती हैं जी। तो ये जो दो आपको नजर आ रही हैं ये ऑन द एक्सिस नजर आ रही हैं, और ये एक्स और वाई का मतलब है बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स और जेड का मतलब है बिटवीन एक्स एंड जेड एक्सिस, और वाई और जेड का मतलब है बिटवीन वाई एंड जेड एक्सिस। तो ये जो आपको शेप्स नजर आ रहे हैं, ये जो लोब्स नजर आ रही हैं, ये बिटवीन एक्सिस हैं, और ये जो लोब नजर आ रही है ये ऑन द एक्सिस है जी। तो इसलिए डी की शेप भी, डी जेड की शेप भी प्रॉपर नहीं बन पाती जी। तो ये डी एक्स वाई ये पहली स्प्लिटिंग है, ये डी वाई जेड ये दूसरी स्प्लिटिंग है, ये डी एक्स जेड तीसरी स्प्लिटिंग है। और जब ये इन बिटवीन यानी तीनों एक्सिस के दरमियान ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, और उसके बाद भी दो ऑर्बिटल्स जो बच रहे हैं जी, तो ये जो चार लोब्स हैं, अब उन चार लोब्स को डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए तीन एक्सिस मौजूद हैं जी। तो पहला जो है वो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी दोनों लोब एक्स एक्सिस पर और दोनों लोब वाई एक्सिस पर, और उसके बाद भी दो लोब्स बचेंगी लेकिन एक एक्सिस बचेगा। तो एक लोब तो z पॉजिटिव पे चली जाएगी, z नेगेटिव में चली जाएगी, और दूसरी लोब इसके अराउंड आ जाएगी जी। तो ये डी ऑर्बिटल्स के शेप थे जी, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने और एजीमुथल क्वांटम नंबर ने इनके शेप को डिफाइन किया। ये शेप आपके कोर्स का हिस्सा तो नहीं है, हाँ बस ये याद रखिएगा जी कि ये जो शेप आपको नजर आ रहे हैं बने हुए, ये डबल डम्बेल शेप कहलाते हैं। जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो फिर आपको इन ऑर्बिटल्स के शेप से भी काम होगा। एफ ऑर्बिटल्स की शेप की बात की जाए जी, तो क्योंकि एक्सिस हमारे पास तीन से ज्यादा नहीं है, इसलिए एफ ऑर्बिटल की शेप को बयान करना मुमकिन नहीं है। स्पिन क्वांटम नंबर जो चौथे किस्म का क्वांटम नंबर है उस पर हम बात करने जाएंगे जी, जिसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं जी। और ये बताता है जी कि ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, या किसी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, या आप ये कहें जी किसी सब ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसकी स्पिन क्या होगी, इसको स्मॉल एस से डोनेट करते हैं जी। और इसका जो वैल्यू है वो है जी प्लस माइनस हाफ। तो क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर यानी एक सब ऑर्बिटल के अंदर दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते, तो इसका मतलब है दो ही पॉसिबल स्पिन है। एक है क्लॉकवाइज स्पिन जो कि जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है, और एक है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है जी। तो ये दो किस्म की इलेक्ट्रॉन स्पिन रखता है जी। तो एक पॉजिटिव हाफ है जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को कहते हैं, और एक नेगेटिव हाफ है जिस क्लॉकवाइज स्पिन को कहते हैं जी। तो एस की वैल्यू प्लस हाफ भी हो सकती है, एस की वैल्यू माइनस हाफ भी हो सकती है जी। मैथमेटिकल जो एवल्यूएशन है वो ये बताती है जी कि एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को पॉजिटिव लिया जाता है और क्लॉकवाइज स्पिन को नेगेटिव लिया जाता है। वरना तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव की कोई इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है जी। ये पॉजिटिव और नेगेटिव को बताने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है जी कि इलेक्ट्रॉन जो एक ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होगा उसकी जो स्पिन होगी वो रिवर्ट होगी, और इसकी बिहाफ पर जो एक प्रिंसिपल है जिसको पाउली प्रिंसिपल पढ़ते हैं उसके बारे में हम डिटेल के अंदर अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तो यहाँ आपने ये सीखा जी कि इलेक्ट्रॉन की सिर्फ दो पॉसिबल स्पिन है, एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज। एक स्पिन की वैल्यू नेगेटिव हाफ होती है और दूसरी स्पिन की वैल्यू पॉजिटिव हाफ होती है। तो क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा, और क्वांटम नंबर्स ने हमें क्या क्या बताया इस पे हम बात करने जा रहे हैं जी। तो कुछ जो फॉर्मूले हमने पढ़े उन पे हम बात करेंगे। उसके अलावा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें रेडियस के बारे में, एनर्जी के बारे में, एंगुलर मोमेंटम के बारे में बड़ा बताया। उसके अलावा हमें जो कुछ फॉर्मूले हमने पढ़े उसको हम एक जगह यहाँ पे समराइज करने जा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एनी ऑर्बिट उसको निकालने का फॉर्मूला 2n स्क्वायर है। The maximum number of suborbitals present in any orbit इसको निकालने का फॉर्मूला n स्क्वायर है। The total number of specific orbitals present in any orbit उसको निकालने का फॉर्मूला L is equals to n minus 1 है। और यहाँ हमने ये बात पढ़ी जी कि पहले शेल के अंदर सिर्फ s ऑर्बिटल होता है, दूसरे शेल के अंदर s और p होता है, तीसरे शेल के अंदर s p d होता है, और चौथे शेल के अंदर s p d f चारों के चारे ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं जी। ये जो फॉर्मूला है द नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल, किसी ऑर्बिटल के अंदर कितने सब ऑर्बिटल मौजूद होंगे उसको निकालने का फॉर्मूला है 2l+1। तो हमने यहाँ पे देखा जी कि s के अंदर कोई सब ऑर्बिटल नहीं होता, हाँ p के अंदर 3 सब ऑर्बिटल, d के अंदर 5 सब ऑर्बिटल और f के अंदर 7 सब ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं।
मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन अकोमोडेट इन एनी ऑर्बिटल, इसको निकालने का फॉर्मूला 2 इंटू 2l+1 है। जितने सब ऑर्बिटल के अंदर स्प्लिट होता है मल्टीप्लाई बाय 2 करवा दे तो आपको जवाब मिल जाता है। तो यहां हमने क्या पढ़ा जी कि s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और ये आपने याद रखना है क्योंकि ये अगले लेक्चर के लिए इंतहाई अहम है। p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद हमने ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है और उसका फॉर्मूला -l 20 प्लस l होता है, और ये भी 2l+1 वाले फॉर्मूले को सपोर्ट करता है जी। तो जो जवाब आपके पास इस फॉर्मूले से यानी 2l+1 से आएगा वही जवाब आपका इस फॉर्मूले से आएगा। यानी ये दोनों फॉर्मूले आपको ये बताते हैं जी कि किसी ऑर्बिटल के अंदर मजीद कितने सब ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, और ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन मैग्नेटिक फील्ड से निकाले गए हैं। और जो आखिरी क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है, और उसकी वैल्यू होती है +½ या -½ तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज स्पिन इलेक्ट्रॉन रखता है। तो देखिए ये तमाम के तमाम नंबर्स से जी, और इसके अंदर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ रहा है, ये अज़ीमुथल क्वांटम नंबर आ रखा है, इसी तरह ये आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ रखा है, और ये स्पिन क्वांटम नंबर आ रहा है। और इन तमाम क्वांटम नंबर्स के पीछे फिर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो आज के लेक्चर में हमने सीखी, और उसके जरिए से आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में मुकम्मल तौर पर मालूमात हो जाती हैं जी कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में मौजूद है, उस ऑर्बिट के अंदर मजीद कितने ऑर्बिटल्स या मजीद कितने सब ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है, और वो ऑर्बिटल उस ऑर्बिटल के अंदर मजीद कितने सब ऑर्बिटल मौजूद है, और उसकी ओरिएंटेशन मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगी, और इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी जी। तो ये तमाम बातें क्वांटम नंबर्स आपको बताते हैं, और इलेक्ट्रॉन के बारे में मुकम्मल अगर आप जानना चाहते हैं तो इन तमाम नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये तमाम नंबर्स क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा। इम्तिहान में क्वांटम नंबर से रिलेटेड सवाल किस तरह से आए हुए हैं आइए देखते हैं। तो ये पहला सवाल आपके सामने है, और इस पहले सवाल के अंदर ऑर्बिट और ऑर्बिटल के दरमियान फर्क करने के लिए आया है जी। तो आपने ऑर्बिट और ऑर्बिटल के दरमियान फर्क को जो आपने आज के लेक्चर में पढ़ा था उसी को आपने यहाँ पे लिखा। ये दूसरा सवाल है, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर के दरमियान आपने फर्क करना है जी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट के बारे में बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से जबकि एजीमुथल क्वांटम नंबर को l से रिप्रेजेंट करते हैं जी। तो आपने प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर के दरमियान डिफरेंशिएट किया, इससे ज्यादा डिफरेंस भी आप लिख सकते थे। ये तीसरा सवाल आपके सामने है, और यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होते हैं इसको डिफाइन करें, एंड गिव्स ए टाइप, और कितने किस्म के क्वांटम नंबर होते हैं उसके बारे में उनके नामों को लिखिए जी। तो आपने क्वांटम नंबर को डिफाइन किया जी, और उसके बाद जो 4 किस्म के क्वांटम नंबर्स होते हैं उनके नाम लिखे। ये चौथा सवाल है जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है राइट शॉर्ट नोट ऑन क्वांटम नंबर्स। इसका मतलब है आपने क्वांटम नंबर्स के बारे में जितना कुछ पढ़ा है वो तमाम बातें लिखनी पड़ेंगी जी। तो आपने क्वांटम नंबर्स के बारे में लिखा, चारों क्वांटम नंबर्स के नाम लिखे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आपने एक्सप्लेन किया, उसके बाद फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन किया, उसके बाद आपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन किया, और उसके बाद फिर आपने स्पिन क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन किया, और उसके बाद सबसे आखिर के अंदर आपने क्वांटम नंबर्स की अहमियत क्या होती है वो तमाम चीजें यहाँ पे आपने मेंशन की। तो ये आपका शॉर्ट नोट मुकम्मल हो गया। तो ये आज का लेक्चर था जी, और आज के लेक्चर के अंदर आपने क्वांटम नंबर्स के बारे में डिटेल के अंदर पढ़ा, और क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन को किस तरह से डिफाइन करते हैं उसके बारे में आपने पढ़ा। तो थोड़ा सा टेक्निकल लेक्चर है जी, और याद करने वाली इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो जो छोटे छोटे फार्मूले आए हैं उनको आप एक जगह पे लिखिए और उनको आप अच्छे से याद कीजिए, और जो मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई हैं उनको याद कीजिए। मैं आखिर में एक बार फिर 2 अहम बातें रिपीट करता हूँ जी, कि पहले ऑर्बिट के अंदर सिर्फ s ऑर्बिटल होता है, जबकि दूसरे ऑर्बिट के अंदर s और p ऑर्बिटल होता है, तीसरे ऑर्बिट के अंदर s p और d ऑर्बिटल होता है, और चौथे ऑर्बिट के अंदर s p d f चारों मौजूद होते हैं। एक ये बात है जो आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है ताकि आपको अगला लेक्चर समझना आसान हो जाए। और जो दूसरी अहम बात है वो ये है जी कि s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये 2 बातें तो आपने पक्की कर लेनी है अगले लेक्चर पे जाने से पहले।
और उसके अलावा भी जो यहाँ पर मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा उनके फार्मूलों को आप एक जगह पे लिखिए और उनके फार्मूलों को अच्छे से याद कर लीजिए, तो ये आपके आगे काम आएंगे जी। तो जो अगला लेक्चर है इस चैप्टर का, और वो लेक्चर नंबर 9 है। इस लेक्चर के अंदर हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।